सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जंग शुरू कर देगा या वो जंग से अपने आप को बचाएगा। इसमें दो तरह की राय है। ज्यादा लोगों का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर में दोबारा नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को जंग के लिए जिस तरह की सपोर्ट चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने इत्तेहादियों की जानिब से या दुनिया की जानिब से या वो ममालिक जो पहले अमेरिका के साथ मिलकर जंग में जाते थे उनकी जानिब से वो सपोर्ट मिली नहीं है। इस पे एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा है कि ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जंग में कम से कम किसी एक की शिकस्त होती है। अगर ईरान में जारी जंग में सीज फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ये इकोनॉमिस्ट ने कहा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ इस जंग ने अमेरिकी ताकत को चलाने के नए तरीके के लिए सदर ट्रंप के विजन की कमजोरी को जाहिर किया है। ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो समझ चुके हैं कि उन्हें यह जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिकी सदर के ईरान को तबाह करने की धमकियों से भरपूर इश्तियाल अंगेज बयानात अब इस तरह रखते हैं जैसे वो अपनी पसपाई को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। वो हार गया है। एक हारे हुए आदमी की जुबान लगती है। डोनाल्ड ट्रंप कभी गाली देते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। तो इन चीजों पे द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि नई जंग मंडियों में खौफ व हरास पैदा करेगी और सुनहरी दौर के दावे के बाद वो खुद को मजायका खेज बना सकते हैं। हालात दुनिया के खराब होंगे, ट्रंप की मकबूलियत खराब हो जाएगी। ट्रंप के तीन बड़े मकासद मशरिक़ वस्ता को ज्यादा महफूज और खुशहाल बनाना, ईरानी हुकूमत का खात्मा करना और ईरान को मुस्तकिल तौर पर जोहरी ताकत बनने से रोकना बड़ी हद तक पूरे ही नहीं हो सके। यानी जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के पीछे चाहता था उसमें से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाया। बड़ा तफसीली ये एक आर्टिकल लिखा गया है द इकोनॉमिस्ट में और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो राय है वो भी यही है इसी हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल है कि वो जंग दोबारा शुरू करे। उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको ये देता हूं कि दुनिया भर के ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मेरे साथ चलो और चल के आबना हुर्मुज़ को खोलो और ताकत के बलबूते के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं ईरान को। लेकिन ये बात मानी नहीं जा रही डोनाल्ड ट्रंप की। अब जिन ममालिक से डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की है जरा वहां से जो इतला आई है वो देख लें आप। बरतानिया ने डोनाल्ड ट्रंप की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी, वो अब इस लड़ाई के अंदर नहीं जा रहा, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। इटली ने भी यही कहा, स्पेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया मुस्तरद कर दिया, जापान ने भी मुस्तरद कर दिया, फ्रांस हिचकिचाहट का शिकार है। मैक्रोन आपको पता है वो कभी हाँ कभी ना, लेकिन मैक्रोन अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं कर सकता। नॉर्वे इन्होंने भी मुस्तरद कर दिया, कनाडा ने भी मुस्तरद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी मुस्तरद कर दिया है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया समंदरों के अंदर अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादियों में से एक है, क्योंकि एक क्वाड नाम की तंजीम है जो बनी हुई है जिसमें 4 ममालिक हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ दिफाई नौइयत के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया। चीन ने कोई जवाब नहीं दिया, नीदरलैंड ने कोई जवाब नहीं दिया, जनूबी कोरिया कोई तस्दीक उनकी तरफ से नहीं हो सकी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाएंगे या नहीं। दुनिया के वो तमाम ममालिक जो तगड़े ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े नहीं हो रहे और जो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हो रहा है उसको इसका नुकसान हो रहा है। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा एसेट था यूरोपीय यूनियन में, हंगरी का वजीर आजम। ये जो हंगरी का वजीर आजम है ये 16 साल से वहां पे इक्तदार में है। तगड़ा आदमी है ना, तभी तो इक्तदार में है, बड़ा मकबूल आदमी है और ये अमेरिका का बहुत बड़ा हामी है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के मुताबिक चलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का खास आदमी है। जब पूरा यूरोपीय यूनियन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल रहा था या यूरोपीय ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे थे तो ये वो वाहिद आदमी था जो हंगरी का वजीर आजम विक्टर ऑरबान ये डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट कर रहा था। अब इसका इलेक्शन हुआ, इसके इलेक्शन के लिए बाकायदा जेडी वेंस को भेजा भी गया कि जरा सपोर्ट वपोर्ट करके आओ और अमेरिका ने पूरी सपोर्ट की है। अमेरिका का इत्तेहादी है ये जो हंगरी का वजीर आजम था, लेकिन उसको बदतरीन शिकस्त दी है वहां के अपोजिशन लीडर ने और उसका नाम है पीटर। उसने शिकस्त दे दी डोनाल्ड ट्रंप के बड़े जबरदस्त हमायती को। 16 साल के बाद वो इलेक्शन हार गया और 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन हार गया। देखिए यूरोपीय यूनियन जो है ना वो पेड्रो के नक्शे कदम पे चल रहा है। पेड्रो एक नौजवान लीडर है और उसका ताल्लुक है स्पेन से।
और स्पेन में अभी मैं गया था थोड़े दिन पहले, मैंने वहां के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी पेद्रो बिल्कुल एक अलग तरह का सियासतदान है, वो रवायती सियासतदान नहीं है। वो सही को सही और गलत को गलत कहता है, चाहे उसको उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये वहां दावा किया गया, बहुत सारे लोगों ने ये कहा और वो वहां बहुत मकबूल भी है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप का एक हमायती भी इलेक्शन हार गया। अब वहां पे जो दूसरी हुकूमत बनेगी तो जो कुछ हमायत थोड़ी बहुत ट्रंप के पास यूरोपीय यूनियन में थी वो भी ऐसा लगता है कि अब नहीं होगी। एक एक करके इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप से दूर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बजे धमकी लगाई दोपहर के कि मैं इसराइल की हमायत से इनकार करने पर स्पेन के साथ तमाम तिजारत और ताउन खत्म कर दूंगा। यानी स्पेन को उन्होंने धमकी लगाई और 2 घंटे बाद जो है वो स्पेन का जो वजीर आजम है वो चीन पहुंच गया। ट्रंप को वादे पैगाम दिया कि जनाब एक मुतबादिल भी मौजूद है, दुनिया में एक और सुपर पावर भी है, आप अकेले तो नहीं है। तो स्पेन अपने चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जो चाइना की गाड़ियां हैं वो यूरोप की मार्केट को तबाह कर देंगी और यूरोप की गाड़ियों की मार्केट को बर्बाद कर देंगी। देखिए ये कंपटीशन तो दुनिया में होगा। इस वक्त मुकाबला दुनिया में है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। आने वाली चंद दहाइयों में पूरी दुनिया से जो पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां वो खत्म हो जाएंगी। यहां यूरोप में अब गाड़ियां वो यूरो 6 गाड़ियां आ गई हैं। ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग चलाएं, दूसरी गाड़ियां ना चलाएं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे चाइना है। इसकी लगभग 60% के करीब मार्केट चाइना के कंट्रोल में है। जापान में गया था, मैंने वहां लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हम कोई ऐसी काबिल जिक्र शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बना सके जिसके हम दुनिया के सामने रख सकें। वहां कंपनियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह चाइना आगे निकल गया, जिस तरह नए नए मॉडल उन्होंने बनाए और जितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी से वो गाड़ियां बना रहे हैं, और चाइनीज गाड़ियां बहुत जल्दी चार्ज होती हैं, बहुत ज्यादा देर तक चलती हैं, तो उनकी क्वालिटी बड़ी शानदार है। फिर चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी में काम किया है, बल्कि उन्होंने ऑफर भी किया कि हम आपके मुल्क के अंदर जैसे पेट्रोल पंप हैं इस तरह हम बहुत सारे एरियाज पेट्रोल पंपों में बना देंगे जहां बॉक्सेस पड़े होंगे, जहां पे आके कोई आदमी अपनी गाड़ी रोकेगा, एक बॉक्स निकालेगा और वो वहां रखेगा और वहां से एक बॉक्स उठाएगा जो चार्ज हुआ हुआ उसको अपनी गाड़ी में रखेगा और चला जाएगा। 500 किलोमीटर अब वो और जा सकता है। तो उनका ये फॉर्मूला है कि हम पूरे यूरोप के अंदर जगह जगह पे एक ऐसे स्टेशन लगा देंगे जहां पे बॉक्सेस पड़े हुए होंगे छोटे से। वो बॉक्स के अंदर बैटरी है, आपने गाड़ी में से अपनी बैटरी निकाली और वहां रख दी, वो ऑटोमेटिक चार्जिंग पे लग गई और वहां से एक बैटरी जो चार्ज है वो उठाई और गाड़ी में रख दिया, 500 किलोमीटर फिर चले जाए। तो इस किस्म की फैसिलिटी भी चाइना कह रहा है। तो चाइना बहुत आगे निकल गया। अमेरिका के पास बहुत थोड़ी मार्केट है, दूसरे नंबर पे दुनिया में अमेरिका है, पहले नंबर पे चाइना है। यूरोप भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है, लेकिन चाइना दुनिया की मांग पूरी कर सकता है। अमेरिका को इस बात का डर है कि चाइना अगर अपनी गाड़ियां ले आया तो फ्यूचर में चाइना को ही सारा पैसा मिलेगा और ये सारी इंडस्ट्री वो खा जाएगा। तो अमेरिका को ये प्रॉब्लम तो है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी स्पेन को, स्पेन ने क्या किया वो आपने देख लिया। मैं अब आपको एक और चीज बताता हूं। कनाडा के साथ अमेरिका के बड़े जबरदस्त दिफाई ताल्लुकात हैं और ये बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। अब जो कैनेडियन हुक्मरान हैं उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा वो दिन चले गए जब हम अपने हर फौजी डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को भेजते थे। यानी कनाडा की फौज का जितना बजट होता था उसका 70% वो अमेरिका को भेज देते थे। यानी हर फौजी डॉलर, यानी फौज का डॉलर वही है ना जो फौज के लिए मुख्तस हो जाता था कि जनाब इससे फौज की चीजें लेनी है। तो वो कहते हैं फौज के लिए जो पैसा हम खर्च करते थे उसमें हर डॉलर में से 70% या 70 सेंट हम अमेरिका को भेजते थे। एक वो भी दौर था, अब वो दौर खत्म हो गया। मुमालिक आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद मुख्तार कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गई है कि अगर ईरान जैसा मुल्क इतनी कमजोरियों के बावजूद, 3 दहाइयों की पाबंदियों के बावजूद दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली स्टेट के सामने खड़ा हो सकता है और अपना मुकाबला कर सकता है, तो यूरोपीय तो बहुत अमीर है, उनके पास तो बहुत वसाइल हैं, वो तो दुनिया को हथियार भी बेचते हैं, तो वो क्यों अपना दिफा अमेरिका के बगैर नहीं कर सकते? ये सवाल उनके दिमाग में है और जायज है। क्या दोबारा मुज़ाकरात होंगे? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे। और ये मुझे लगता नहीं है, ये जो कोशिशें हो रही हैं, जो पाकिस्तान भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, मिस्र भी कर रहा है, रशिया और चाइना भी कर रहे हैं और बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाए। अरब ममालिक भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए। अगर मुज़ाकरात दोबारा हो जाते हैं तो उम्मीद है कि अमेरिका मजीद लचक दिखाएगा और ईरान के साथ कोई मामला उनके तय हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अमेरिका को चाहिए फेस सेविंग, उसको जीत की सूरत में एक ट्रॉफी चाहिए। वो ट्रॉफी क्या हो सकती है?
एक वो ये चाहते हैं कि आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पे खुल जाए। अब ईरान की जानिब से एक और खबर भी आती है, उसमें यह दावा किया जाता है कि अमेरिका हिस्सा मांग रहा था कि आबना हुर्मुज़ में से जो भी कमाओगे उसमें हमारा हिस्सा हमें दोगे। मैंने आपको यह बात पहले भी बताई थी कि बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अमेरिका कोई ऐसा सेटअप कायम कर दे जिसमें वो यहां से भी पैसे कमा ले, क्योंकि पूरी दुनिया से अमेरिका पैसा ही तो कमाता है, अपनी तेल की कंपनियों के जरिए से, मादनियात की कंपनियों के जरिए से, अपनी तजारत के जरिए से और कंट्रोल के जरिए से और अपने डॉलर के जरिए से, जैसे पेट्रो डॉलर की एक टर्मिनोलॉजी है। तो अमेरिका पूरी दुनिया से पैसा ही कमाता है और यहां पे भी अगर उसको पैसा अच्छा मिल जाता तो शायद एक अच्छी डील भी हो जाती। तो उसको वॉर ट्रॉफी चाहिए कि हम जीते हैं। और वॉर ट्रॉफी क्या हो सकती है? वो यूरेनियम जो ईरान ने अफसूदा की है, 60% अफसूदा यूरेनियम, वो अमेरिका को चाहिए कि वो रख के दिखा दे किसी एक जगह के ऊपर कि ये यूरेनियम, डोनाल्ड ट्रंप जाए, जाके विजिट करे और शाबाश दे अपने लोगों को और कहे जनाब इसके लिए हमने जंग लड़ी थी, हमारा मकसद पूरा हो गया। तो एंडिंग अच्छी नहीं हो रही। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लंबा कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया, द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर के अंदर नहीं जाएगा, वो पछता रहा है पहले ही। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप महदूद पैमाने पे छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशंस या छोटे मोटे हमले वो ये करता रहेगा और इसको लिंगर ऑन करेगा इस मामले को जब तक कि उसको दुनिया की सपोर्ट नहीं मिल जाती। तो मेरी नजर में दोबारा मुज़ाकरात ही होने, आप जितनी मर्जी लड़ाई कर ले, अल्टीमेटली आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है और एंड ऑफ द डे इनको टेबल के ऊपर बैठना पड़ जाएगा। पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को खुल के इंजॉय नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ना चाइना के साथ खुलकर आप मामला कर सकता है, ना अमेरिका के साथ, ना ईरान के साथ, ना सऊदीया के साथ। हाँ, एक मजबूरी है कि अभी यूएई का पैसा पाकिस्तान ने वापस करना है और उसके लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब से कह रहा है कि हमारे कौमी खजाने में रखने के लिए कुछ पैसा आप दे दें अमानतन, और वो पैसा उधार होगा, हमारे पास पड़ा रहेगा, उसके ऊपर ये सूद भी अदा कर सकते हैं, तो हम यूएई का पैसा वापस कर दें। अब यूएई को इस महीने पैसे वापस करने पड़ेंगे, उन्होंने कई दहाइयों तक पैसा अपना पाकिस्तान के पास रखा है, उसके ऊपर वो सूद लेते रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। अब सऊदी अरब और कतर वाला मामला भी आपके सामने है, ये खबर आ चुकी है कि वो हो सकता है कि पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर या इसके आसपास की कोई रकम मदद के तौर पे दे दें जो पाकिस्तान अपने कौमी खजाने में अमानतन रख ले। इसके लिए शहबाज शरीफ अभी मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब का एक विजिट भी करने वाले हैं और इसी हवाले से गुडविल जेस्चर के तौर पे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर जो है वो अपने एयरफोर्स की तादाद को बढ़ाया, अपने जंगी जहाज भेजे, अपनी फौजियों की जो प्रेजेंस है उसको पाकिस्तान ने वहां पे बढ़ाया। तो वो सऊदी अरब को यकीन दिला रहे कि हम तो आपके साथ हैं, आपको जो मारेगा हम उसको मारेंगे। और जो बहुत सारे टाउट सहाफी हैं वो लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ईरान खैर मना ले, ईरान को पता चल जाए, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ईरान का बादुकात नाम लेकर, बादुकात नाम लिए बगैर वो ईरान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उकसाया जाए। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पहले दिन से ये इमरान खान का मौकिफ था, सबसे पहले इमरान खान ने यह सुलह करवाई थी। ये इमरान खान का मौकिफ था कि हर हाल में आप जंग से बचें, बैठ के बातचीत करें, रस्तों को खुला रहने दें और इत्मीनान के साथ, अमन के साथ रहें। यही सारे मुस्लिम ममालिक के मफाद में है। अब जो इमरान खान ने कहा था या जो उसकी पॉलिसी थी, जब उसके ऊपर अमल दरामद हुआ तो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उकसाया जाए, उनसे कोई स्टेटमेंट निकलवाए जाएं और उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर गद्दारियों के फतवे लगा दिए जाएं कि ये मुल्क के दुश्मन है। अंसार अब्बासी साहब जैसे लोगों ने इस पे बड़ी जल्दी पे तेल का काम किया। तहरीके इंसाफ के लोग एक ही बात पहले दिन से कर रहे हैं, मेरा भी पहले दिन से ये मौकिफ है, हर पाकिस्तानी का ये मौकिफ है कि पाकिस्तान को जंग में उतरने की बजाय अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन टाउट्स ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तानियों को किसी तरह भी उकसाया जाए और कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान साहब को मजीद कुचलने का एक जवाब घड़ दिया जाए।